नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए जो बार का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का। देखिए नॉन टेक वाले सब लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि नॉन टेक वाला, तो उसमें मैथ था, तो मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चन लोगों को याद नहीं रहता है, मैथ के क्वेश्चन क्या थे एग्जैक्ट। तो आप लोग मैथ उसके नॉन टेक्निकल पोर्सन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और लोगों को याद भी नहीं उतना। तो टेक्निकल पार्ट का मैं पूरा यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पर एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन और है, हीटिंग एलिमेंट के बारे में कौन सा कथन जो है वो कौन सा कथन सही था, ये पूछा गया था। तो उसका हीटिंग जो एलिमेंट होते हैं, मतलब कि हीटिंग एलिमेंट होते हैं, तो उसकी रजिस्टिविटी उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, देखिए एल्युमिनियम की सोल्डरिंग में किस तरह के सोल्डर अनुपात होते हैं, तो कौन सा 60 और 40 का रहता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट था, बाकी ऑप्शन रहे होंगे तो ये ऑप्शन में था। ठीक है, स्किन डेप्थ जो है किस पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था स्किन डेप्थ की धारा की फ्रिक्वेंसी जो है कैसे संबंध होता है। तो स्किन डेप्थ जो होता है, देखिए ये रो इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है। देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर रूट में रो अपान म्यू नॉट इंटू एफ होता है। तो मतलब फ्रिक्वेंसी जो होता है अंडर रूट के मतलब प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अंडर रूट में 1 एफ होता है। तो इसको भी आप लोग शायद किए होंगे। तो देखिए क्या होता है कि स्किन डेप्थ जो होता है इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/√में आपका म्यू इंटू एफ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, देखिए क्या था क्वेश्चन, बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व मतलब गुरुत्व जो है, विशिष्ट गुरुत्व किससे ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर से निकालते हैं। और जो नमी होता है जिसको हम लोग नमी बोलते हैं, नमी निकालने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर जो है, कोर मटेरियल किस धातु की बनाई जाती है, तो सीआरजीओ का बनाया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो है स्टील का बनाया जाता है, सीआरजीओ का होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, स्टेटर जो है स्टार और डेल्टा संयोजन में धारा के संबंध में पूछा था। तब मुझे लगता है यहाँ पर धारा नहीं वोल्टेज पूछा होगा, क्योंकि या तो फिर धारा का संबंध पूछा होगा तो ए एंड बी बोथ भी ऑप्शन रहा होगा। यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहा होगा ए एंड बी बोथ रहा होगा। तो स्टार कनेक्शन में जो होता है जो फेज करंट होता है √3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट का होता है, और डेल्टा में जो है लाइन करंट फेज करंट दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि जो विद्युत धारा मतलब अधिकतम मान तथा आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पीक फैक्टर बोलते हैं। देखिए तो इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा, देखिए एम आर पी। ठीक है, तो यम अधिकतम मान हो गया ये, अपान में आरएमएस मान हो गया ये, और इसके ये क्या हो गया, पीक फैक्टर हो गया। तो मतलब पीक फैक्टर के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान बटे में आरएमएस मान के अनुपात को हम लोग पीक फैक्टर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्रिस्प फैक्टर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए ट्रांसफार्मर में हानि जो होती है, ट्रांसफार्मर में हानि जो है लघु हानि किसके लिए करते हैं, तो लघु हानि शॉर्ट सर्किट मतलब लघु मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट से हम लोग कौन सा टेस्ट निकालते हैं, तो शॉर्ट सर्किट से हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं, ओपन सर्किट से हम लोग कोर लॉस निकालते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक बैटरी था उसकी इफिशियंसी जो है 80% थी, बैटरी के एम्पियर आवर इफिशियंसी 80% था, और इसे 10 एम्पियर की धारा से 10 घंटे तक चार्ज किया जाता है, और 5 एम्पियर के लोड हेतु डिस्चार्ज करने में कितना समय लगेगा ये निकालना था। तो आप लोग जानते हैं एम्पियर हावर बराबर क्या होता है, डिस्चार्जिंग टाइम अपान में चार्जिंग टाइम होता है। ठीक है, तो एम्पियर हावर आपको दे दिया था, यहाँ से देखिए एम्पियर हावर कितना दिया है, 80% दिया है, 80/100 कर दीजिए, और इक्वल टू क्या है, चार्जिंग टाइम कितना दिया है, देखिए चार्जिंग टाइम जो है इसका दिया है, डिस्चार्जिंग टाइम 5 दिया है, और इनटू समय कितना बोला है, टी मान लीजिए समय निकालना है, और 10 एम्पियर जो है चार्जिंग टाइम दिया है, करंट दिया है, करंट का 10 एम्पियर कर दिए, और ये 10, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे 16 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 घंटे में ये क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए
इंडस्ट्रियल लोड जो होता है, इंडस्ट्रियल लोड में पावर फैक्टर कैसा होता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। SF6 गैस से पूछा था इसका नेचर कैसा होता है, मतलब तो ये कैसा होता है कि कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है SF6 गैस, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि एक तार की लंबाई को समान रखते हैं, क्षेत्रफल को भी समान रखते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, समान रहेगा। समान ताप पर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा समान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन था देखिए इसमें, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर का फ्लक्स डेंसिटी जो है लिया गया धारा किस पर डिपेंड करता है, तो जो कि जो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है किस पर डिपेंड करता है, तो करंट पर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि B= क्या होता है, φ/a होता है, ठीक है। अगर फ्लक्स डेंसिटी, अगर करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स आपका बढ़ेगा, तो फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, तो करंट डेंसिटी भी घटेगी। तो यहाँ से जो है जो फ्लक्स डेंसिटी होता है करंट पर डिपेंड करता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि अर्थिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो अर्थिंग का मेन पर्पज़ होता है कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, पक्षियों के लिए सेफ्टी के लिए नहीं यूज करते हैं, मशीन की सेफ्टी के लिए नहीं, तो मेन किसके यूज करते हैं, तो मानव की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसमें ये दोनों एक में नहीं था, तो मानव की सुरक्षा के लिए करते हैं। प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे बोलते हैं, तो प्रतिचुंबकी पदार्थ का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिचुंबकी जो होता है इसको हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो कौन सा है इसमें, देखिए एल्युमिनियम दिया था, जल दिया था, कोबाल्ट दिया था, वायु दिया था। तो जो प्रतिचुंबकी मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे आपका देखिए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, जिंक हो गया, आपका बिस्मथ हो गया, और आपका गोल्ड होता है, मरकरी होता है, पारा होता है। तो ये सभी जो है किस में आते हैं, तो आपके आते हैं प्रतिचुंबकी पदार्थ में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो वाटर जो है, जो वाटर होता है ये प्रतिचुंबकी पदार्थ होता है। इसके बाद देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, और एयर होता है। एयर जो है किस क्या है, तो एयर जो होता है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, सॉरी, अनुचुंबकीय जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एयर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो विद्युत शक्ति की इकाई आप लोग जानते हैं P=W/T होता है, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, करेक्ट है यही। जब रोटर की एवं स्टेटर की स्पीड समान होती है तो उस समय क्या होता है, तो जो स्लिप की मान होती है, स्लिप का मान 1 होता है, ठीक है। स्लिप की मान 0 हो जाती है क्योंकि NS-NR होता है। तो रोटर और स्टेटर की स्पीड समान होती है तो उस समय स्लिप की वैल्यू 0 होती है, या तो ऐसे कह लीजिए, तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक कोड मतलब सिंगल फेज पूछा है, सिंगल कोड मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अगर EMF में पूछता है तो EMF में कितना होता है, E1 और E2 में 0 होता है, क्योंकि E1 और E2 जो है वो सेम फ्लक्स के माध्यम से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, बैटरी की जो क्षमता होती है किस पर डिपेंड करती है, तो धारा और डिस्चार्जिंग समय पर डिपेंड करती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था, इसमें वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के लिए एक स्टेटमेंट दिया था, तो ट्रांसफार्मर के लिए जो इनपुट KVA होता है, आउटपुट KVA वोल्ट एम्पियर दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि पावर जो है वो बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था देखिए, एक ट्रांसफार्मर है, फुल लोड पर कॉपर आयरन लॉस जो है 100 वाट था, तो 50% लोड पर आयरन लॉस क्या होगा। देखिए आयरन लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम लोग आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो चाहे वो हाफ लोड पे करिए, फुल लोड पे करिए, 25% लोड पे करिए, 50% लोड पे करिए, सब पर हमेशा बराबर रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 100 ही वाट रहेगा। ऐसा कौन सा मोटर है जिसे हमेशा लोड पे चालू करते हैं, तो शंट मोटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सीरीज मोटर का अगर नो लोड पे चालू कर देंगे, सॉरी भाई, शंट मोटर को हमेशा नो लोड पे चालू करते हैं और सीरीज मोटर को हमेशा लोड पे चालू करते हैं, क्योंकि अगर नो लोड पे चालू कर देंगे तो इसमें जो आप लोग जानते हैं कि स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के होता है। अगर फ्लक्स 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। अगर नो लोड चालू करेंगे तो मतलब करंट जीरो कर देंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 होगा तो स्पीड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी जो करेक्ट था कि हमेशा लोड पर कौन से मोटर को चालू करते हैं, तो सीरीज मोटर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज मोटर के मध्य जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का रहता है।
फ्यूज किससे प्रोटेक्शन देता है? तो देखिए शॉर्ट सर्किट से और ओवर लोड करंट जो होता है उससे प्रोटेक्शन देता है। ओवर वोल्टेज से जो है फ्यूज प्रोटेक्शन नहीं देता है। और इसके बाद देखिए क्या है, एक मोटर के एनर्जी गैप जो है किसके माध्यम से जाता है? तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकली जो है एनर्जी गैप कैसे जाता है? तो मैग्नेटिकली के माध्यम से जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है? तो मोटर में एनर्जी गैप जो होता है वो मैग्नेटिक सर्किट के माध्यम से जाता है। एयर गैप के, जो एयर गैप होता है एयर गैप में, ठीक है, क्योंकि एयर जो होता है वो एयर होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो अगर कुचालक रहेगा तो पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो मैग्नेटिक के माध्यम से जाती है। पावर फैक्टर का फार्मूला पूछा था आपसे, तो पावर फैक्टर का फार्मूला R/Z होता है। डीसी मोटर में स्टार्टर का मेन काम क्या होता है? तो स्टार्टिंग करंट को घटाने के लिए यूज करते हैं डीसी मोटर में स्टार्टर। इसके बाद देखिए वोल्टाइक सेल जो था, वोल्टाइक सेल में जिंक का यूज क्यों करते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड का यूज क्यों करते हैं? तो जिंक इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जस्ते का, तो निगेटिव प्लेट के रूप में हम लोग जिंक का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इसमें आया था कि अल्टरनेटर के फील्ड बाइंडिंग में, रोटर में हम लोग फील्ड बाइंडिंग करते हैं तो उसमें कौन सी सप्लाई देते हैं? तो हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। तो शंट मोटर होता है, शंट मोटर से 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई देते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, देखिए 1% स्लिप जो है 1% है चलने वाले, और 50 हर्ट्ज जो है इंडक्शन मोटर की रोटर की स्पीड दिया था 990 आरपीएम। तो पोल की संख्या पूछा था, तो आप लोग जानते हैं देखिए 2 पोल के लिए कितना होता है? 3000 आरपीएम होता है, 3000 आरपीएम। 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम होता है, और 6 पोल के लिए 1000 आरपीएम होता है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि रोटर की स्पीड कितना था? रोटर की स्पीड कितना था? 990 आरपीएम था। तो स्टेटर की स्पीड जो होती है लगभग इसी के आसपास होगी, तो 1000 आरपीएम हो जाता है। तो 1000 आरपीएम के लिए 6 पोल होता है। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला जो है करेक्ट था। और इसमें देखिए क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर के लिए गुजरने वाली घातक होती कौन सी धारा जो होती है घातक होती है? तो 30 मिली एम्पियर जो है, 30 मिली एम्पियर की करंट जो है वो घातक होती है। 1 से लेकर लगभग 9 मिली एम्पियर तक जो करंट जाती है, आपको मतलब एहसास होगा कि आपको थोड़ा बहुत शॉक लगेगा कि हाँ हमको कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई है। अगर 9 मिली एम्पियर से लेके लगभग 20 मिली एम्पियर तक जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा पेनफुल का होता है 15 मिली एम्पियर तक। अगर 15 से 30 मिली एम्पियर तक होता है तो हमारे नसों में मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। 30 मिली एम्पियर से लेकर 50 मिली एम्पियर तक होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे नसों में मतलब चक्कर वक्कर आने लगता है। और 100 मिली एम्पियर से अगर ऊपर हो जाता है तो मतलब निश्चित रूप से मौत हो जाती है। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा था कि 70 वाट का एक लैंप था, सीलिंग फैन है, और 30 वाट के जो एक BLDC सीलिंग फैन है, इसमें मतलब कि ब्रशलेस डीसी मोटर होता है। यहाँ पर BLDC क्या है? मतलब ब्रशलेस डीसी सीलिंग फैन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिए सीलिंग फैन है से तुलना की जाती है। यदि दोनों पंखों के 6 दिन में मतलब 6 घंटे चलाते हैं तो मासिक बिल मतलब महीने का बिल में कितनी बचत होगी ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करिएगा आप, जानते हैं यूनिट बराबर होता है वाट उड़ते घंटा गुणित समय बटे में 1000 होता है, ठीक है। तो पहले क्या करिएगा कि 70 मतलब कि 70 वाट 70 इंटू कितना घंटा चल रहा है? 6 घंटा चल रहा है, इंटू कितना चल रहा है? 30 दिन के लिए चल रहा है, 30 दिन के लिए बटे में 1000 कर दीजिए। देखिए 1000 कर दीजिए, ठीक। अब निकालिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से एक ये 0 कट गया, और 1 0 ये कट गया। 7 से उसके बाद 1 0 बचा इसमें, 7 से ये 10 हो गया। मतलब कितना बचा? 3 छक्के 18, 1.8 यूनिट जो है 70 के लिए आया। और ऐसे ही इसके लिए कर दीजिए आप 30 वाट के लिए, तो यहाँ पर 30 कर दीजिए, ठीक है। 30 वाट कर दीजिए तो 30 वाले से निकाल दीजिए। देखिए तो 2 0 से 2 0 कट गया, और बचा कितना आपका? 3 छक्के 18, 18 और 3 54 हो गया ना, 54 हो गया, मतलब 5.4 आ गया, ठीक है। तो 5.4 आ गया, और दोनों का आप 7 के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा, और मतलब 126 2.6 हो गया। और इसके बाद इसमें जो है 5.4 से करेंगे तो 7 त्रिक 21 मतलब लगभग 40 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा इसका। तो ऐसे आप निकालिएगा, सिंपली आ जाएगा। इसके बाद जो देखिए एक क्वेश्चन और था इसमें कि 1/5 ओम का रेजिस्टेंस है, और 5 प्रतिरोध का उपयोग करके प्रत्येक 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि 5-5 ओम का प्रतिरोध बनाना है, तो आप लोग 1/25 ओम का प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि देखिए
एन इंटू आर हो जाता है। ठीक, तो 5 ओम का इसको करेंगे तो 5 ओम को करना है तो एन 1/5 इंटू 5 कर दीजिए तो 5 बचे 25 हो जाएगा। तो मतलब 25 ओम का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस को लगाकर आप करेंगे तो न्यूनतम जो है रेजिस्टेंस आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आपको बताया भी था मैंने कि एक शंट जनरेटर है और टर्मिनल जो है, टर्मिनल पर लोड करंट जो है 50 एम्पियर है और टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 दिया है और फील्ड रेजिस्टेंस जो है 200 दिया है। तो ईएमएफ निकालना था आपको। तो ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंपली ई इक्वल टू, देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V प्लस IL प्लस ISH इंटू RA रख दीजिए। ठीक है, इसको V का मान 220 दिया है, 220 रख दीजिए, प्लस IL का मान कितना दिया है, IL का मान 50 दिया है और ISH निकालने के लिए क्या करेंगे 220 बट्टे में कितना है 200 है, 200 रख दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका इसको 2 से 11 तो मतलब 1.1 आ जाएगा और RSH का मान कितना दिया है 0.5 दिया है। ठीक है, तो देखिए 220 और 50 एक 51 हो जाएगा, ये 51.1 मतलब 51.1 आ जाएगा। 1.11 है ना, 51.1 आ जाएगा इंटू 51.1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 45.55 मतलब कि 220 प्लस 51.5 में आप 51.1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कितने का 51.1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा तो मतलब कि 25.5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 220 में 25.5 को ऐड कर देंगे 245.55 आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था इसमें, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क के लिए जो स्लिप का मान होता है कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं मैक्सिमम टार्क के लिए R2 इक्वल टू होता है यस इंटू X2 होता है। तो यस की वैल्यू निकालेंगे तो यस की वैल्यू कितना हो जाएगा R2 अपान में X2 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट था, यस बराबर क्या हो जाएगा R2 अपान X2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि XLPE क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन में E का मान क्या होता है, तो E का मान एथिलीन होता है। ठीक है, 2 वाट मीटर में पहला वाट मीटर 0 रीडिंग देता है, दूसरा जो है फुल लोड को दर्शाता है। तो वो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, देखिए लोड का पावर फैक्टर 0.5 होगा। अगर वाट मीटर की रीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर है, दोनों रीडिंग बराबर होंगे और पॉइंट अगर एक रीडिंग 0 है दूसरी रीडिंग कुछ वैल्यू देती है तो उसमें 0.5 पावर फैक्टर हो जाएगा। अगर एक 0.866 पर जो है 0.866 पर अगर रहेगा तो उस समय क्या होगा, एक रीडिंग जो है मतलब दूसरे रीडिंग का दुगना देगा। और अगर पावर फैक्टर 0 है तो उसमें क्या होगा, एक रीडिंग दूसरे रीडिंग का बराबर और अपोजिट मिलेगा, मतलब एक रीडिंग पॉजिटिव एक रीडिंग निगेटिव मिलेगा। और इसके बाद देखिए क्या है, केवल बैलेंस लोड को मापने के लिए कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी, तो बैलेंस लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। अधिकतम उष्मा प्राप्त करने के लिए जो है जितना किलोवाट का 3 प्रतिरोध को कैसे जोड़े हैं, तो मतलब देखिए क्या है कि अगर अधिकतम आपको हीट प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको करंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो I2R से जो है कनेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, देखिए घरेलू वायर जो होते हैं, घरेलू वायर डोमेस्टिक वायर जो है कैसे घरेलू वायरिंग के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, समांतर क्रम किए जाते हैं। अधिकतम चालकता किसकी होती है, तो चांदी की होती है, सिल्वर की होती है। और देखिए क्या है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 100 वाट का 100 वोल्ट पर और इसके बाद 1 माइक्रोफैरड वाले क्षमता वाले कंडेंसर पर आवेश जो है आप लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V होता है। 100 रख दीजिए 10 पे घाते -6 मतलब कि 10 पे घाते -2 जीरो से हट जाएगा तो मतलब 0.1 जो है कूलम आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ से इसको आप रख दीजिए, मतलब कि 100 हटा देंगे तो 1 इंटू 10 पे घाते -4 आ जाएगा। तो क्योंकि 100 से 100 ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा तो आपका बचा कितना 10 पे घाते -4 मतलब 1 के आगे कितना रहेगा 0 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है।
तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। ठीक है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी देखिए LRC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है, तो L को अगर इंडक्टेंस को दोगुना कर देते हैं तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आधी हो जाएगी। और इसके बाद क्या देखिए डबल केज, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डबल केज इंडक्शन मोटर है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इंटरनल का जो बाहरी वाला जो प्रतिरोधकता होती है वो ज़्यादा होता है, इंटरनल का कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कॉइल में EMF किस पर डिपेंड करता है, तो केवल फ्लक्स पर नहीं, फ्लक्स नहीं तो टर्न की संख्या पर। आप लोग जानते हैं E = क्या होता है, N × dφ/dt होता है। तो किस पर, ऑप्शन नंबर घुमाव की संख्या पर, टर्न की संख्या पर और जो है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा क्वेश्चन जो है एनालिसिस किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।